गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेजी अध्याय चल रहा है। अभी तक हमने फ्रांस में 500 गणराज्य बनने, सोवियत संघ के टूटने और जो स्वतंत्र गणराज्यों के गठन के द्वारा नए संविधान को अपनाने के बारे में पढ़ा था। इसके अतिरिक्त हमने हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 के बारे में भी पढ़ा था, जिसके अनुसार हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा हमारे देश में संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है उसे अपनाया गया है। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में संबंधित है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार इसमें संशोधन की 3 प्रक्रिया को रखा गया है। साधारण बहुमत दूसरा है विशेष बहुमत के साथ संशोधन, और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा। तो जैसा आपको पता है, मैंने आपको कल बताया था कि हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। तो हमारा संविधान हम कह सकते हैं कठोरता और लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है। हमारा संविधान है वो कठोरता एवं लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है। हमारा संविधान एक समय में कठोर है और एक समय में लचीला है, यानी एक समय उसी समय वो कठोर भी है और उसी समय भी वो लचीला है। संविधान को इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि उसमें बदलाव ही नहीं किया जा सके, और इतना लचीला भी नहीं होना चाहिए कि उसे आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सके। इसलिए भारतीय संविधान निर्माता, क्योंकि वो दूरदर्शी थे, व्यवहारिक थे, उन्होंने भविष्य की समस्याओं का पहले से ही निदान कर लिया था। क्योंकि संविधान निर्माता भी जानते थे कि कोई भी संविधान अपने आप में पूर्ण नहीं होता, उसमें त्रुटि या कमियां है वो रह जाती है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माता चाहते थे कि वो त्रुटियां या कमियां हैं उनको आगे आने वाली सरकार, संसद के द्वारा उन्हें संशोधित कर सके। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को एक समय में कठोर और एक समय में लचीला बनाया। यानी हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। हमारा संविधान है उसमें कठोरता और लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण है। तो एक समय में हमारा संविधान है वो कठोर है और एक समय में लचीला है। कठोर का अभिप्राय क्या है कि अनावश्यक संशोधनों से बचा जा सके, उनके प्रति कड़ा रुख। तो कठोरता का अभिप्राय क्या है? अनावश्यक संशोधनों के प्रति कड़ा रुख। और लचीलेपन का अभिप्राय है कि परिवर्तनों के प्रति खुली और उदार दृष्टि। तो लचीलेपन का अभिप्राय है परिवर्तनों के प्रति उदार दृष्टि, और कठोरता का अभिप्राय है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति कठोर नीति, अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। तो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि भारतीय संविधान है वो कठोर भी रहे और लचीला भी रहे। इसलिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की 3 प्रक्रिया को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत से उन्हें संशोधित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति भी होना जरूरी है। इसलिए हमारा संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से उसमें बदलाव किया जा सके, उसमें अनावश्यक या
या आवश्यक, अनावश्यक नहीं बल्कि आवश्यक परिवर्तन है वो आसानी से किया जा सके। और कठोरता का अभिप्राय कि अनावश्यक और गैर कानूनी परिवर्तन से बचा जा सके या अनावश्यक परिवर्तनों पर रोक लगाई जा सके। तो हमारा संविधान कठोर है और लचीला है। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, और जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है उन्हें हम कठोर संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान है वह इन दोनों का अद्भुत मिश्रण है, यानी एक समय में भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। उसमें कठोरता का तत्व और लचीलेपन के दोनों तत्व शामिल है, यानी परिवर्तनों के प्रति उदार दृष्टि भी रखी गई है और अनावश्यक संशोधनों पर भी रोक लगाई गई है। लचीलेपन का अभिप्राय क्या है? परिवर्तनों के प्रति खुला दृष्टिकोण, परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि, परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि है इसलिए वो लचीला है, और अनावश्यक परिवर्तनों पर रोक लगाई गई इसलिए वह कठोर है। तो परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि, खुली आचरण होने के कारण ये संविधान है वो लचीला है, और अनावश्यक परिवर्तनों पर रोक लगाई गई इसलिए यह कठोर है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, और जिन संविधानों में संशोधन है वो बहुत मुश्किल से होता है, बहुत परिवर्तन के बाद होता है, तो ऐसे संविधानों को कठोर संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान है वो कठोर भी है और लचीला है। लचीला संविधान का अभिप्राय है कि हम परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, और कठोरता का अभिप्राय है कि अनावश्यक परिवर्तनों पर रोक लगाई गई है। तो भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला है। कठोरता और लचीलेपन का इसमें अद्भुत मिश्रण पाया गया है। यह कठोर भी है और लचीला भी है। भारतीय संविधान इन दोनों ही तत्वों का समावेश करता है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारे जो देश के संविधान निर्माता चाहते थे कि जो हमारे संविधान में त्रुटियां हैं वो शीघ्र सामने आई, और भविष्य की जो सरकार है वो संसद के माध्यम से उन त्रुटियों को दूर कर सके। जैसा आपको बच्चों पता है, कोई भी संविधान होता है विश्व में वह त्रुटि मुक्त नहीं है, दोष मुक्त नहीं है, उसमें कुछ न कुछ कमियां रह ही जाती है, क्योंकि संविधान का निर्माण करने वाले भी मनुष्य ही होते हैं, ठीक है ना। कोई भगवान नहीं करता संविधान का निर्माण, इसलिए क्योंकि मनुष्य उस संविधान का निर्माण करते हैं तो मनुष्य से त्रुटियां या कमियां हो सकती है, लेकिन यदि व्यवहारिक रुख है तो हम उन कमियों के, उन त्रुटियों को सामने लाएं और उन त्रुटियों और कमियों को दूर करने का प्रयास करें। अतः हमारे जो देश के जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि त्रुटि जल्दी से जल्दी सामने आए, उसका जल्दी से जल्दी निराकरण किया जा सके। इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायी था। हमारे देश में जो संविधान था उसके जो कुछ प्रावधान थे उनका स्वरूप था वो अस्थायी था, और उसके बारे में यह राय अपनाई गई थी कि नई संसद जब बनेगी, जब नई संसद का गठन होगा तो इन उपबंधों को, इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। आपको पता है कि हमारा संविधान एक संघीय व्यवस्था, एक फेडरल व्यवस्था को बनाने के पक्षधर था। हमारा संविधान था वो एक संघात्मक व्यवस्था को, एक संघीय व्यवस्था को, एक संघात्मक व्यवस्था को बनाने का पक्षधर था। हमारा जो संविधान निर्माता थे वो हमारे देश को एक संघात्मक व्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते थे। हमारा संविधान एक संघीय व्यवस्था को बनाने का पक्षधर था, इसलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए जिसमें केंद्र राज्यों के मुकाबले केंद्र को अधिक सशक्त, अधिक मजबूत, अधिक ताकतवर बनाया गया, और शक्तियों का झुकाव भी, चाहे संघ सूची हो, राज्य सूची हो, समवर्ती सूची हो, उसमें जो शक्तियां थी उनका झुकाव भी केंद्र के पक्ष में रखा गया था। तो सूचियां थी उनका झुकाव भी केंद्र की ओर रखा गया था। तो हमारा संविधान है वो एक संघात्मक राज्य व्यवस्था के बनाने के पक्षधर था। इसलिए उन्होंने ऐसे प्रावधान किए कि राज्य की शक्तियां उनसे कम हो, और राज्य की शक्तियां तो कम हो लेकिन बिना राज्य की स्वीकृति के उसे हटाया भी नहीं जा सके। इसलिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषय रखे गए थे। कुछ विषय केंद्रीय महत्व के थे जिन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखा गया था। अतः
संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को कठोर बनाना जरूरी था। यही वजह था कि आपको पता है कि हमारे संविधान में संशोधन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए गए थे, जिनमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 368 में ये 3 तरीके दिए गए हैं। पहला था अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन्हें साधारण बहुमत से संसद के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सके। तो संविधान में संशोधन के लिए केंद्र को ज़्यादा संघात्मक रूप से ताकतवर बनाया गया, जिसमें केंद्र हमारा देश है वो अर्ध संघात्मक है, जिसमें शक्तियों का झुकाव है वो केंद्र की ओर है। हमारे यहाँ पर केंद्र को अधिक शक्तिशाली और अधिक ताकतवर बनाने का प्रयास है वो किया गया है। केंद्र को अधिक संघात्मक या केंद्र के प्रति अधिक शक्तियों का झुकाव है वो रखा गया है, चाहे संघ सूची के मामले हो चाहे समवर्ती सूची के मामले हो। तो संविधान में कुछ ऐसे संशोधन है जिनमें संशोधन के लिए साधारण बहुमत, संसद के द्वारा साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नंबर 2, संविधान में कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरा, हमारे संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति भी आवश्यक है। तो हमारे देश में संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अतः जैसा मैंने आपको बताया है कि अतः हमारे देश में जो संविधान के प्रावधान थे उन्हें कठोर बनाना आवश्यक था। अतः संविधान में संशोधन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए गए। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन का पहला तरीका क्या है कि संसद के द्वारा उसे साधारण बहुमत से पारित किया जाए। दूसरा तरीका है कि संसद के दोनों सदन अलग अलग रूप से विशेष बहुमत से उसे पारित करें। और तीसरा है जिसमें संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के साथ साथ कुल देश में जो राज्य हैं उनके आधे राज्य अपने विधानमंडलों की स्वीकृति उसे दे। तो कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं अनुच्छेद 368 के तहत उन्हें सहमति दे। तो संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा। संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है, यानी संसद है वो साधारण बहुमत से उसमें संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कुछ विशेष प्रक्रिया अपनाने की या राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। संविधान में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे उपबंध है जिनमें संसद कानून बनाकर उन्हें संशोधित या परिवर्तित कर सकती है। उसके लिए राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के संशोधन और साधारण कानून में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। तो जो साधारण कानून है और जो संशोधन है उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए संविधान के इन हिस्सों को काफ़ी लचीला बनाया गया है। आगे हम 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। इन दोनों अनुच्छेदों को में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया। विधि यानी कानून के द्वारा। इसका अर्थ है कि संसद है वो अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। संसद है वो इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के बिना भी इसे संशोधन कर सकती है। संविधान में अनेक अनुच्छेद में संसद इसी सरल तरीके से संशोधन करती है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद है वो बिना किसी संशोधन के भी बिना ही संशोधन कर सकती है। बिना 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही वह उसमें बदलाव कर सकती है। संविधान में अनेक अनुच्छेद हैं जिसमें संसद है बड़ी सरलता से संशोधन कर सकती है। जैसा संविधान के अनुच्छेद 2 में दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है बेटा? संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद
कानून द्वारा, या विधि या कानून एक ही बात है बेटा, संसद कानून द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश है वो दे सकती है। संसद है वो कानून द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। मैंने यहाँ पर इसे समझाया है कि अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद कानून द्वारा, संसद है वो कानून बनाकर, अब हमारा जो देश है वो फेडरल है, संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। इसमें जो नए नए राज्य अगर शामिल होना चाहिए तो संसद है वो उन राज्यों को, उन क्षेत्रों को, उन प्रोविंस को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए प्रवेश दे सकती है। तो हमारे जो अनुच्छेद 2 है वो यह कहती है, हमारा जो संविधान का अनुच्छेद वो कहता है कि संसद है वो विधि द्वारा प्रक्रिया को अपनाकर नए राज्यों को प्रवेश है वो दे सकती है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद है वो कानून द्वारा या विधि द्वारा राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, राज्यों का क्षेत्रफल है वो बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है बेटा, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा, विधि द्वारा राज्यों की सीमाओं में या क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकती है। राज्य का क्षेत्रफल है वो बढ़ा सकती है, राज्यों की सीमाओं को बढ़ा सकती है या क्षेत्रफल है उसको बढ़ा सकती है, क्षेत्रफल में बदलाव कर सकती है, सीमाओं को बढ़ा सकती है। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है बेटा, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद कानून द्वारा राज्यों की सीमाओं को, राज्यों के क्षेत्रफल में उसको परिवर्तित कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है। तो जैसा मैंने आपको कहा है कि हमारे संविधान में जो दो अनुच्छेद 2 और 3, उसमें जो विधि द्वारा शब्द दिया गया है वो अपने आप में चमत्कारी शब्द है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि संसद है वो अनुच्छेद 368 के में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना भी संशोधन है वो कर सकती है। संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिसमें संसद बड़ी सरलता से संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद क्या कर सकती है, संसद कानून द्वारा नए नए राज्यों को, नए नए स्टेट को, नए नए प्रोविंस को भारतीय संघ में शामिल होने की अनुमति दे सकती है। अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारतीय संसद कानून द्वारा संघ में नए नए राज्यों को प्रवेश करने की अनुमति दे सकती है। संसद पर निर्भर करता है कि भारत के बाहर यदि कोई प्रोविंस है या क्षेत्र है, कोई राज्य है, उसे भारतीय संघ में शामिल करना है तो संसद उसे अनुमति दे सकती है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है बेटा, अनुच्छेद 3 के द्वारा विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल है वो बढ़ाया जा सकता है, विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी की जा सकती है। संविधान में शेष खंडों में संशोधन करने के लिए, तो मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के बिना संसद है उसमें संशोधन कर सकती है। तो इसके अतिरिक्त संविधान में जो अन्य खंड है उसमें संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान दिए गए हैं। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके हैं। ये तरीके क्या है, संविधान के सभी अनुच्छेदों में एक समान रूप से लागू नहीं होती। एक तरीके अंतर्गत संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है। जैसे मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, जैसे मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा। तो एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा
संशोधन करने की बात कही गई है। दूसरा तरीका और ज़्यादा कठोर है। इसमें मैंने आपको तीसरा तरीका बताया, उसमें दूसरा तरीका है जिसमें अनुच्छेद 368 का वर्णन किया गया है। उसमें अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया को दोहराया गया है, जिसमें संसद द्वारा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। ध्यान रहे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से शुरू होती है। संसद में ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है। संसद में विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी को या निकाय को संविधान में संशोधन करने की कोई भूमिका, कोई अधिकार नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तरीके में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को बिना अपनाए ही संसद है वो परिवर्तन कर सकती है। जैसा आपको बताया गया अनुच्छेद 2 में मैंने आपको बताया था कि संसद चाहे तो नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश की अनुमति दे सकती है। दूसरा, अनुच्छेद 3 के द्वारा विधि द्वारा, कानून द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है और राज्य का विभाजन भी किया जा सकता है। संविधान में जो वर्णित दो अन्य संशोधन की प्रक्रिया है जिसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 368 बहुत कुछ कहता है। इसमें पहली प्रक्रिया के अनुसार अनुच्छेद 368 में संविधान में कुछ ऐसे उपबंध दिए गए हैं जिसमें संशोधन के लिए संसद के जो दोनों सदन है उसमें अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा पारित करके उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और जो दूसरा तरीका है बेटा, जिसे हम कुल तीसरा तरीका कहते हैं, जो अत्यंत कठोर है, जिसमें संसद द्वारा दोनों सदनों में पृथक पृथक विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति को भी अनिवार्य बनाया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको बताया है कि संसद में शुरू होती है और संसद में समाप्त होती है और राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा इसे पूरे कुछ मामलों में इसे कुछ उपबंधों में पूरा किया जाता है। इसके लिए कोई बाहरी एजेंसी, कोई बाहरी निकाय उसमें संशोधन की प्रक्रिया में उसे शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार संसद या कुछ मामलों में राज्य के विधानमंडल में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन की पुष्टि के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि संविधान के द्वारा संसद में कुछ उपबंध ऐसे दिए गए जिसमें संसद है उसे 2/3 बहुमत से पास कर दे या विशेष बहुमत से पास कर दे, और यदि उसे राज्य विधानमंडल, देश का कुल राज्य, उसका आधे राज्य अपने विधानमंडल के द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान कर दे, तो स्वीकृति मिलने के बाद उसमें किसी भी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसमें किसी प्रकार के जनमत संग्रह की जरूरत है वो नहीं रह जाती। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 है वो संशोधन से युक्त है, जिसमें 300 पहला जो प्रक्रिया जिसमें बिना 368 की प्रक्रिया को अपनाए बिना संसद है वो बदलाव कर सकती है, संसद है वो संशोधन कर सकती है। दूसरे तरीके के अंतर्गत इसमें संविधान में संशोधन के दो और अन्य तरीके हैं। वो पहला तरीका क्या है कि जिसमें संविधान में कुछ ऐसे उपबंध दिए गए हैं जिसमें संसद के द्वारा दोनों सदन इसे विशेष बहुमत के द्वारा उसे पारित करते हैं। दूसरा तरीका बेटा ज़्यादा कठोर है, जिसमें संसद में दोनों सदनों के 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत के अलावा देश के कुल राज्य हैं, उन कुल राज्यों के जो आधे राज्य हैं उनके विधानमंडलों की स्वीकृति भी उसमें आवश्यक होती है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो संसद में शुरू होती है और कुछ मामलों में ये राज्य विधानमंडल पर समाप्त होती है। इसलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया में किसी भी बाहरी एजेंसी, बाहरी निकाय की कोई भूमिका नहीं होती। इसी प्रकार संसद यदि और कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों में यदि संशोधन पारित हो जाए तो उस संशोधन को पुष्ट करने के लिए हमें जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संसद है या राज्य विधानमंडल है वो जनमत का ही प्रतिनिधित्व करती हैं, विशेष बहुमत का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संसद है वो या कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल में संशोधन हो जाने के पश्चात उन संशोधनों की पुष्टि है, उसमें पुष्टि के लिए आपको जनमत संग्रह
आपको जनता की मत लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें जनता की मत या राय लेने की जरूरत नहीं होती। यदि संसद ने उसे या राज्य विधानमंडल ने द्वारा उसे संयुक्त रूप से संशोधित किया है तो उसमें जनमत संग्रह वो नहीं लिया जाता। तो मैंने बेटा आज आपको अनुच्छेद 368 के बारे में बताया है, इसको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।